नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति का द्वितीय नियम, है ना। गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, इसके अलावा जो है संवेग संरक्षण का नियम। ओके, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा हुई थी इसमें हमने गति का प्रथम नियम जो है ना, वो हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गति का द्वितीय नियम क्या होता है? तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए असंतुलित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु जो है ना, किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो इस वस्तु के संवेग में, है ना, तो इस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर जो होगी, ठीक है, वो जो है इस पर जो बल जो लग रहा है ना, इस साइड से जो बल हम लगा रहे हैं, तो बल के क्या होगी, समानुपाती होगी। मतलब जैसे जैसे हम जो है क्या करेंगे, अगर बल जो है हम ज़्यादा लगाएंगे तो इसके संवेग में परिवर्तन की जो दर जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ज़्यादा होगी। और यदि हम जो है बल कम लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर भी क्या होगी, कम होगी। ओके, समझ में आया? समझ गए होंगे आप लोग कि किसी वस्तु के संवेग जो गति का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। मतलब किसी वस्तु पर हम जैसे जैसे क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो बल के अनुसार ही क्या होगा, उसके संवेग में परिवर्तन होगा। यदि हम ज़्यादा बल लगाएंगे तो उनके संवेग में ज़्यादा परिवर्तन होगा, और कम बल लगाते हैं तो उनके संवेग में क्या होगा, कम परिवर्तन होगा, है ना। और संवेग तो मैं बता दिया था क्या होता है, किसी वस्तु का जो है ना, किसी वस्तु के वेग, ओके, वेग और द्रव्यमान का गुणा किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु का, है ना, उस वस्तु का संवेग बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान और उनके वेग के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? तो जैसे जैसे जो है जिस वस्तु का जो है द्रव्यमान ज़्यादा रहता है उसका संवेग भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। पढ़े थे हम लोग पिछली कक्षा में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो गति का द्वितीय नियम जो है आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है इसको जो है न्यूमेरिकल रूप में क्या करेंगे, इसको जो है हम समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यदि कोई वस्तु है, ठीक है ना, जिस पर क्या लग रहा है, एफ जो है एक असंतुलित बल लग रहा है, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है, वो जो वस्तु है उसका संवेग क्या है, पी है, ठीक है ना। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, है ना, ये जो चिन्ह जो है इसी को समानुपाती चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 और क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। अब ये हम ऐसा क्यों लिखे हैं, ऐसा इसलिए ये वाला जो चिन्ह जो है यहाँ पर जो है समानुपात का चिन्ह जो है ये दर्शाता है कि अगर जो है ये इस साइड जो F जो लिखा हो ना, F क्या है यहाँ पर, F मतलब फोर्स, बल है ना, बल है। और ये P जो है क्या दर्शाता है, P जो है संवेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, संवेग को। और T जो है किसको दर्शाता है, T जो है टाइम को दर्शाता है, समय को। तो T2 माइनस T1, ओके, समझ में आया। मतलब अगर इधर ये जो है ये F मतलब है फोर्स, मतलब बल, अगर बल बढ़ेगा तो इस साइड भी जो है ये संवेग परिवर्तन है, क्या किसको दर्शा रहा है, संवेग परिवर्तन के दर को दर्शा रहा है। यदि है ना, इसको मतलब हम जो है गणितीय रूप में क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, है ना। यदि क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर जो होती है ना, मतलब किसी वस्तु की ये संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होते हैं, समानुपाती। ये असंतुलित बल है F, किसी वस्तु पर लग रहा है, तो यदि बल जो है बढ़ेगा तो ये जो है संवेग परिवर्तन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि बल जो है घटेगा तो ये जो है संवेग परिवर्तन की दर भी क्या होगी, घटेगी। ये दर्शाता है कौन, ये जो चित्र जो ये जो चिन्ह जो है ना, समानुपात का चिन्ह, ये समझ में आया यहाँ तक। तो अब देखिए, यदि मान लीजिए कोई वस्तु है जिस पर क्या लग रहा है, F बल लग रहा है, और उसमें जिसके कारण से क्या हो रहा है, उनके संवेग में और यदि उस वस्तु का क्या है, संवेग जो है P है, ठीक है ना। तो गति के जो द्वितीय नियम है उनके अनुसार क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। F प्रोपोर्शनल, यहाँ पर जो है मैं
बराबर का चिन्ह लगा दिया है ना, ए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, ओके, और क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर P2 P1 क्या है, P2 जो है ये P1 जो है प्रारंभिक वेग है, और P2 क्या है अंतिम वेग है, और T1 क्या है प्रारंभिक जो है समय है, और T2 क्या है अंतिम समय है, ठीक है ना। तभी तो हम जो है वेग में परिवर्तन को जो है यहाँ पर संवेग में परिवर्तन को जो है दर्शा पाएंगे, और समय में परिवर्तन कितना हो रहा है उसको दर्शा पाएंगे, तभी तो हम दर को बताएंगे, है ना, समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए, समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो है यहाँ पर देखिए, इसको हम P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1 लिखे है ना। ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये जो है प्रारंभिक संवेग है, ये अंतिम संवेग है, ये प्रारंभिक समय है और ये अंतिम समय है, जिसमें हम अंतर निकाल रहे हैं ना, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है उसी को, समझ में आ रहा है ना। परिवर्तन को हम क्या कर रहे हैं, कितना परिवर्तन हुआ उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है, जो अंतिम संवेग है उसमें से प्रारंभिक संवेग को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, मतलब कितना परिवर्तन हुआ वो पता चल रहा है। तो अगर इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम डेल से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, डेल से। इसी कारण से आगे लिखा है डेल P अपान डेल T, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर संवेग में भी परिवर्तन हो रहा है और समय में भी क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, ओके, समझ में आया। इसी कारण से इसको बोलते हैं हम डेल, क्या बोलते हैं डेल, ये जो चिन्ह है ये परिवर्तन को दर्शाता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इसी कारण से लिखा है यहाँ पर देखिए, ए प्रोपोर्शनल क्या लिखा है, ए प्रोपोर्शनल डेल P अपान डेल T, समझ में आया, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। जो संवेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है और ये समय में परिवर्तन को दर्शा रहा है। अब क्या होता है, ये जो समानुपात का जब चिन्ह जो रहता है ये ऐसा, जैसे कि ये वाला चिन्ह यहाँ पर है ये ऐसा, तो जो समानुपात वाला जो चिन्ह जो रहता है ऐसा, इसको जब भी हम हटाते हैं तो वहाँ पर जो है एक जो है स्थिरांक लगाते हैं, क्या आता है वहाँ पर एक स्थिरांक आता है, ठीक है ना, स्थिरांक लगाया जाता है, ठीक है। स्थिरांक कहने का मतलब है जिसका मान क्या हो, स्थिर हो, बदलता नहीं है ना, नहीं बदलते रहता है। तो जब भी हम समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगा है, हम ये ऐसा जो चिन्ह था इसको हटा करके हम क्या लगा दिए हैं, यहाँ पर वो चिन्ह जो है हटा दिए हैं। तो अगर उस चिन्ह को समानुपात के चिन्ह को हटा दिए हैं तो हमको जो है एक स्थिरांक जो है वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक के जो है क्या है यहाँ पर एक स्थिरांक है, तो ये हो जाएगा डेल P अपान डेल T, समझ में आया, ये यहाँ तक कैसे आया, ओके। उसके बाद जो है जो स्थिरांक जो है उसको हम क्या लेते हैं, मान लीजिए क्योंकि ये स्थिरांक है मतलब इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होते रहता है, तो इसको यदि हम क्या करते हैं इकाई ले लेते हैं, क्या लेते हैं इकाई, मतलब एक ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए k बराबर 1 लिखा है, तब क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण जो है वहाँ पर k जो रखा k है वहाँ पर हम 1 ले लेंगे, और 1 का हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन होता है क्या, नहीं। जैसे कि 1 गुणित 5, तो 5 जो है 5 ही रहेगा ना, 6 थोड़ी ना होगा, है ना। मतलब 1 का हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी कारण से देखिए ये k के जगह में अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 का इससे जो है गुणा करते हैं तो वो जो है उतना ही रहेगा। इस कारण से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बराबर डेल P अपन डेल T, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक कैसे आया। उसके बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, f बराबर जो है डेल P अपन डेल T। उसके बाद देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो P जो है P क्या है, P जो है संवेग है ना। तो संवेग जो है क्या है, संवेग हम किसको बोलते हैं, संवेग जो है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उनके वेग का क्या है गुणनफल है। तो हम द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, ठीक है ना, और वेग को v से, मतलब ये क्या है ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब जो संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसी कारण से P बराबर क्या होता है mv, क्या होता है mv, जहाँ पर m क्या है द्रव्यमान है मास और v क्या है वेग है, ठीक है ना। तो जहाँ पर अब P था वहाँ पर हम क्या लिख देंगे mv। तो इसी कारण से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो P था इसके जो हमें क्या लिखा हुआ है, ये जो है ऐसा लिखा हुआ है, a बराबर क्या लिखा हुआ है m डेल v अपान डेल T, ओके, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो v है इसके सामने में ये डेल क्यों लगा, m के सामने में क्यों नहीं लगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है निश्चित होता है, स्थिर रहता है, लेकिन वेग में परिवर्तन हो सकता है। इस कारण से
वेग में ही परिवर्तन होता है। इस कारण से जो है वेग में परिवर्तन के लिए इस चिन्ह को यहाँ पर इसके सामने में दर्शाया गया है और m को जो है बाहर निकाला गया है। क्यों? क्योंकि m का मान स्थिर रहता है, मतलब ये स्थिर ही रहता है, स्थिरांक है। ठीक है ना, समझ में आया? तो डेल v अपन यहाँ पर क्या हो गया, इसी कारण से आगे यहाँ पर हो गया F बराबर डेल m, है ना, F बराबर m डेल v अपन डेल t, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे देखिए, इस m को जो है हम क्या कर देते हैं, इसको जो है एक साथ रख देते हैं और m को जो है गुणा में ऐसा बाहर निकाल देते हैं। मतलब किए कुछ नहीं है, केवल m को सामने में लिख दिए हैं गुणा के रूप में और डेल v अपन डेल t लिखे हैं। अब हम क्या जानते हैं, त्वरण। त्वरण त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण। जैसे देखिए डेल v क्या है, वेग है, यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण हम किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण। इसी कारण से यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन को दर्शाना है तो हमको जो है t रखना पड़ेगा नीचे में, मतलब समय के साथ वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की जो दर है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण को किससे दर्शाते हैं, a से, इसलिए जो है डेल v बटे डेल t इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a। इसी कारण से आगे देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए जो डेल v बटे डेल t है उसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं, a लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, इतना होता है। a क्या है, त्वरण है, तो डेल v बटे डेल t की जगह में हम क्या लिख दिए हैं, a लिख दिए हैं। तो यही जो हमारा जो समीकरण जो मिलता है ना, ये जो हमारा समीकरण मिलता है, इसी F इक्वल टू एम ए, जहाँ m द्रव्यमान है, a त्वरण है। तो यही क्या है, यही जो है गति का द्वितीय नियम है। क्या है, गति का द्वितीय नियम है, जो ये बताता है किसी वस्तु के, है ना, संवेग में परिवर्तन की जो दर जो होती है वो जो है उस वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है ना, ये गति का द्वितीय समीकरण है जिसका हम गणितीय निरूपण करे हैं, है ना, किए हैं, गणितीय रूप में इसको जो है व्यक्त किए हैं। समझ में आया? ये गति का द्वितीय समीकरण है। अब इसके बाद हम यदि हम जो है आगे देखते हैं तो जैसे कि तो जो बल जो होता है, यदि हम क्या करें यहीं पर जो है, यदि m बराबर 1 किलोग्राम ले ले, इकाई ले ले, m बराबर एक ले ले, है ना, m बराबर 1 किलोग्राम ले ले, और जो त्वरण है, जो त्वरण जो है ना, उसको हम क्या ले ले, इकाई ले ले, मतलब 1 ले ले, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल जो है उसको भी हम क्या ले ले, 1 ले ले। तो हमको क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? सॉरी, ये जो है F को नहीं लेना है आपको, केवल द्रव्यमान जो m जो है, इस ये वाला जो गति का समीकरण, इसमें m बराबर इकाई ले लें और त्वरण को भी क्या कर लें, इकाई ले लें। तो हमको प्राप्त होता है क्या, हमको प्राप्त होता है F बराबर 1 प्राप्त होता है। मतलब ये जो है ना, वो F बराबर 1 प्राप्त होता है, ये न्यूटन है, 1 न्यूटन, है ना। तो इस प्रकार से हम न्यूटन का क्या निकाल लेते हैं, न्यूटन क्या है, न्यूटन जो है बल का क्या है, एसआई मात्रक है न्यूटन। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से क्या होगा कि 1 न्यूटन बल जो है, 1 न्यूटन बल वह बल है जिसे 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगाने पर वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है। और न्यूटन जो है बल का क्या है, एसआई मात्रक है। ठीक है ना, जैसे कि हम द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, वैसे ही बल को मापना हो तो उसको हम न्यूटन से मापते हैं। समझ में आया? और इसको जो है एन से दर्शाते हैं। समझ गए? तो ये था आपका गति का द्वितीय समीकरण। इसके बाद हम गति का तृतीय समीकरण देखेंगे, गति का तृतीय नियम देखेंगे। तो गति का जो तीसरा नियम जो है, ये भी जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गति का तीसरा नियम जो है क्या बोलता है, यहाँ से समझिएगा, है ना। गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, उदाहरण के द्वारा समझिएगा, है ना। सबसे पहले तो मैं परिभाषा ही समझा देता हूँ, उसके बाद उदाहरण दूंगा। तो देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसलिए बल सदैव मान और विपरीत दिशा में होने पर भी नेट बल शून्य नहीं होता। अब क्या बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि गति का तीसरा नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रक्रिया होती है। जैसे कि कैसे, ये जो है क्या है, ये नाव है, क्या है, ये नाव है। इस नाव में आप चढ़े हैं। अब इस नाव में आप चढ़े हैं और इस नाव से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चढ़े हैं आप, और यहाँ से आप जो है ये जो ज़मीनी स्थल है ना, स्थल वाला भाग, इसमें आप क्या किए, कूद दिए ऐसा।
अब कूदेंगे आप इसमें से नाव से तो क्या होगा, आप तो इस साइड चले जाएंगे, है ना, स्थल भाग में, लेकिन नाव जो है पानी से जो है इस दिशा में क्या होगा, गति करने लगा, इस दिशा में चले जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है, यही जो है क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। देखिए आप तो जो है इस दिशा में गए, कूदे तो आप क्रिया कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, आप इसमें कूद रहे हैं, एक क्रिया की, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, इस दिशा में भी जो है एक क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। इसी कारण से जो नाव जो है ना, वो पानी में जो है विपरीत दिशा में क्या करने लगती है, गति करने लगती है, गति करती है। समझ में आ रहा है? यही है ये जो है गति का तृतीय नियम। और देख लेते हैं नियम, इसका उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि आप सड़क पर चल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप सड़क पर चल रहे हो, आप जो है सड़क पर आप चल रहे हैं, तो सड़क पर जो है आप जो है क्या ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं क्या? नहीं। जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप सड़क पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो जब आप सड़क पर बल लगाते हैं तो सड़क भी क्या करता है, आप पर जो है क्या करता है, बल लगाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि आप जो है इस आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सड़क जो है आप उतना बल नहीं लगा पाते, जिसके कारण सड़क जो है क्या हो, सड़क जो है आप सड़क का द्रव्यमान जो है आपसे ज़्यादा है, तो आप इस पर उतना बल नहीं लगा पाते, जिसके कारण केवल आप ही जो है क्या होते हैं, आगे की ओर जाते हैं और सड़क जो है नीचे की ओर धंसते नहीं है, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप जो है यहाँ पर भी क्या होता है, दो विपरीत दिशाओं में जो है बल लगती है, कि आप जो है आप बल लगाते हैं है ना, नीचे की ओर जो है क्या करते हैं, आप बल लगाते हैं, और वो भी क्या करता है, आपके ऊपर बल लगाता है। और इस प्रकार से जो है मतलब एक है ना, जो प्रत्येक जो क्रिया होती है उसके सदैव बराबर विपरीत दिशा में भी क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। समझ में आ रहा है? तो सड़क भी आप पर बल लगाता है, आप भी सड़क पर बल लगाते हैं, और इस प्रकार से आप जो है आगे की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ये हो गया। इसी प्रकार से जो है और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आप जो है देखे होंगे रॉकेट को। किसको देखे होंगे? रॉकेट को। जो रॉकेट जो सैटेलाइट भेजते हैं ना, तो रॉकेट जब भेजते हैं, मान लीजिए रॉकेट, तो इसमें देखना जो ईंधन जो है लगातार जो है अग्नि के रूप में जलते रहता है, वहाँ से गैस निकलती रहती है एकदम से स्पीड में, ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बल लगता है कि ये जो है, जो हम जो है नीचे की ओर जो है गैस क्या करती है, नीचे की ओर जो है बल लगाती है, और जब बल लगाते हैं, हाँ ना, वायु में जब बल लगाते हैं तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में भी क्या होता है, बल लगता है। इसी कारण से जो है नीचे की ओर जब बल लगता है इस दिशा में, तो ऊपर की ओर जो है एक दूसरा जो है प्रतिक्रिया होती है ना। तो इसी कारण से जो रॉकेट जो है ऊपर की ओर जो है क्या करता है, गति करता है, और जबकि इसमें से निकलने वाली जो गैस जो रहती है वो नीचे की ओर जो है गति करती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। मतलब इस दिशा में आप क्या किए, क्रिया किए होती, उसके जस्ट विपरीत दिशा में भी क्या होगी, एक प्रतिक्रिया होगी। इसी कारण से जब जो गैस जो है एकदम जो है नीचे की ओर जो है क्या होती है, नीचे की ओर जो है क्या करती है, यहाँ पर जो है जब क्रिया करती है, नीचे की ओर जो है बल लगाती है, तो ऊपर की ओर भी क्या होता है, एक बल लगता है, और ऊपर की ओर क्या करती है, रॉकेट जो है गति करती है। तो यही क्या है, यही जो है न्यूटन की गति का जो है तृतीय नियम है, जिसके अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। समझ में आया क्या होता है न्यूटन का जो है गति का तृतीय नियम? समझ गए? और ये जो होती है ना, ये अलग अलग वस्तु, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, कैसे? जैसे कि आप नाव में ही हैं, अब नाव में आप जो है जब गति जो है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग, यहाँ पर नाव से आप जैसे ही कूदते हैं तो आप जो है इस जो है ज़मीन पर क्या कर दिए, ज़मीन पर जो है आप जो है क्या कर दिए, यहाँ पर जो है ये नाव है, ठीक है, और नाव से आप क्या कर दिए, इस साइड जो है जैसे कि जो है आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से कूद रहे हैं, ठीक है ना, मतलब क्रिया कर रहे हैं। तो आप जो है एक तरफ वस्तु की ओर जो है क्या कर दिए, वस्तु और जो है ये जो ज़मीन वाला भूभाग जो है वो अलग अलग है ना। मतलब ये आप हो और जो है ये क्या है, नाव है। तो आप जो है इस पर क्या करते हैं, जैसे ही बल लगाते हैं तो दो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? एक नाव है और एक दूसरा क्या है, यहाँ पर ज़मीन है। समझ में आ रहा है? इसी कारण से यहाँ पर लिखा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसलिए बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होने पर भी नेट शून्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो ज़मीन जो है क्या है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उस पर आप जो है कितना भी बल लगाओ तो दोनों बल आपस में समान नहीं होंगे। कि नाव जो है इस साइड जा रहा है तो ज़मीन भी क्या होगा, ज़मीन भी जो है और आगे की ओर जाएगा, ऐसा नहीं है, केवल जो है नाव ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
तो इस प्रकार से ये जो है क्या है, गति का तृतीय नियम। उसके बाद जो है संवेग संरक्षण का नियम है ना, आगे क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम जो है सेम जो है किसके समान है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान, ठीक है ना। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो जो है उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से जो किसी वस्तु का जो संवेग जो होता है वो क्या रहता है, वो जो है नियत रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई दो वस्तु है, देखिए यहाँ पर दो वस्तु है, एक ये वाला और एक दूसरा ये है। अब इन दोनों वस्तुओं का जो है जितना संवेग होगा और उसके बाद इनको अगर हम टक्कर लगा देते हैं, दोनों को जो है टकरा देते हैं एक दूसरे से, तो पहले जितना इनका जो है इन दोनों वस्तुओं का संवेग होगा उतना ही जो है इनके टक्कर लगने के बाद जो है ना, टक्कर लगने के बाद मान लीजिए दोनों जो है गतिशील है। अब दोनों वस्तु का जितना संवेग होगा उतना ही अगर जो है हम इनको दोनों वस्तुओं को अगर टक्कर लगवा देते हैं तो इनका जितना संवेग है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। मतलब संवेग क्या होगा, दोनों का जो है समान होगा। कब समान होगा, जब वो जो है गतिशील रहेंगे तब भी और आपस में टकराएंगे तब भी। समझ में आया? ओके। यहाँ पर देखिए लिखा है परिभाषा के अनुसार, बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है ना। मतलब बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में क्या होता है, दो वस्तुओं का संवेग क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। समझ में आया? तो आप जो है संवेग संरक्षण के नियम को समझ गए होंगे, क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम जो है, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपका जो है ये वाला चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ये जो है क्वेश्चन आंसर है ना कंप्लीट कर लेंगे। और यदि मैं PDF नहीं भेजा हूँगा है ना, तो PDF मैं भेज दूंगा। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।